हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ई बुक्स के लिए आप जीके टुडे एकेडमी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पर आप क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हैं। ये एक पेड कोर्स। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप सिविल्स एकेडमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हाल ही में भारत सरकार ने एक हेल्थ रिजर्व फंड को मंजूरी दी है, जिसमें हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस से जो पैसा आएगा वो उस फंड में काम में लिया जाएगा। क्वेश्चन है कि इस फंड का नाम क्या है। इस फंड का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। ये एक नॉन लैप्सेबल हेल्थ रिजर्व फंड है और इसमें हेल्थ सेस और एजुकेशन सेस से जो पैसा आएगा वो इसमें काम में लिया जाएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं नॉन लैप्सेबल फंड का क्या मतलब है। लैप्सेबल फंड वो होते हैं जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस साल के लिए आपने अलोकेट किए 100 रुपए और अगर वो 100 रुपए खर्च नहीं हुए तो आप उसको अगले साल काम में नहीं ले सकते। ये हो गए लैप्सेबल फंड, यानी लैप्स कर गए। अगर कोई फंड नॉन लैप्सेबल है तो मान लीजिए इस साल 100 रुपए अलोकेट हुए और उसमें से 70 रुपए खर्च हुए और 30 रुपए बाकी थे इस फंड में से। ये 30 रुपए अगले साल आप यूज कर सकते हो। अगले साल भी मान लीजिए सरकार ने 100 रुपए उसको अलोकेट किए तो अब टोटल 130 हो। ये है लैप्सेबल फंड। इसमें हेल्थ और एजुकेशन सेस से पैसा आएगा और वो पैसा स्वास्थ्य के सेक्टर में काम में लिया जाएगा, यानी हेल्थ सेक्टर में काम में लिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेस। सेस का क्या मतलब है? सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। सेस किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, एग्री सेस है, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए ये सेस लगाया जाता है और इस सेस से जो पैसा इकट्ठा हुआ है उसको किसी और काम में नहीं लगा सकते। मतलब ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया जाता है और जब वो पर्पस पूरा हो जाता है तो इसको खत्म कर दिया जाता है। जैसे स्वच्छ भारत सेस है, ये स्वच्छ भारत के लिए काम में लिया जाएगा। हाल ही में किस राज्य और यूनियन टेरिटरी ने महिलाओं के लिए स्पेशल मोहल्ला क्लिनिक्स की सुविधा लॉन्च की है? ये लॉन्च की है दिल्ली सरकार ने। मोहल्ला क्लिनिक क्या है कि हर मोहल्ले में एक क्लिनिक होगा और उसमें आपको हेल्थ फैसिलिटीज दी जाएंगी। अब महिलाओं के लिए स्पेशल ऐसे क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है और ये की है दिल्ली सरकार ने। प्रेजेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया। वो प्रेजेंट में वहां के फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी हेड हैं। इसमें वुमेन स्पेसिफिक फैसिलिटीज प्रदान की जाएंगी इन क्लिनिक्स में। रिसेंटली दिल्ली सरकार इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि उन्होंने जो बजट पेश किया है वो पेट्रियोटिज्म थीम पर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने पेट्रियोटिज्म थीम पर बजट पेश किया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि 2047 तक उनका टारगेट है कि पर कैपिटा इनकम सिंगापुर के लेवल की लेकर आएंगे। इसका क्या मतलब है? पर कैपिटा इनकम है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2047 तक हम दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है उसको सिंगापुर के लेवल तक ले आएंगे। इसके अलावा हाल ही में दिल्ली स्विच दिल्ली नाम के एक कैंपेन के कारण भी न्यूज में थी। स्विच दिल्ली कैंपेन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए है, यानी दिल्ली सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने के लिए प्रमोट कर रही है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में ले। इलेक्ट्रिक व्हीकल काम में लेने का फायदा क्या है? इससे पोल्यूशन यानी प्रदूषण कम होगा। हाल ही में किस डिपार्टमेंट ने अपने ऑफिशियल्स के लिए यानी अपने कर्मचारियों के लिए 5G सर्टिफिकेशन कोर्स लॉन्च किया है और ये कोर्स ऑनलाइन होगा, यानी ऑनलाइन 5G सर्टिफिकेशन कोर्स। इसको हाल ही में लॉन्च किया है डीओटी ने। डीओटी क्या है? यह है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। अपने कर्मचारियों को 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी देने के लिए हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने इस कोर्स को लॉन्च किया है और इस कोर्स के दौरान यानी इस कोर्स के लिए जो क्लासेस हैं और जो ट्रेनिंग है वो NTI-PRIT के द्वारा दी जाएगी। NTI-PRIT क्या है? ये है नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च इनोवेशन एंड ट्रेनिंग। अब 5G के सेक्टर में कुछ और इवेंट्स भी रिलेटेड थी। हाल ही में एयरटेल भारत की पहली टेलीकॉम कंपनी के तौर पर न्यूज में थी जो 5G टेक्नोलॉजी के लिए रेडी है और इन्होंने अपना कमर्शियल नेटवर्क है वो हैदराबाद सिटी में लॉन्च किया था रिसेंटली। इसके अलावा 5G टेक्नोलॉजीज के फील्ड में चाइना पर डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हाल ही में यूके ने D10 नाम का एक ग्रुप प्रपोज किया था। D10 यानी ग्रुप ऑफ 10 डेमोक्रेसीज। इंडिया भी इनमें से एक है। यूके ने कहा कि हम चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी ना बनाकर यानी 5G के फील्ड में चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी ना बनाकर
कुछ अल्टरनेटिव्स फाइंड करते हैं मिलकर, और इसके लिए यूके ने 10 देशों के एक समूह को ये सजेस्ट किया। यूके इस साल G7 समिट का होस्ट है, इसके अलावा COP26 का भी होस्ट है। इसके अलावा रिसेंटली यूके इसलिए भी न्यूज में था क्योंकि ये 5 आईज अलायंस का एक मेंबर है। 5 आईज अलायंस 5 देशों का एक गठबंधन है जो इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, यानी कि इंटेलिजेंस संबंधित इंफॉर्मेशन है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। रिसेंटली ये 5 आईज अलायंस इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि जापान ने इसको ज्वाइन करने की इच्छा बताई थी। एसेट मोनेटाइजेशन पर नेशनल लेवल की वर्कशॉप है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर किस इंस्टीट्यूशन ने आयोजित करवाई थी। सबसे पहले एसेट मोनेटाइजेशन क्या होता है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए सरकार की कुछ जमीन है वो अभी खाली पड़ी है, उस पर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगाना जिससे सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू आए। तो सिंपलेस्ट टर्म्स में एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब है क्रिएशन ऑफ न्यू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट। आपने रेलवेज पर अलग अलग कंपनीज के पोस्टर देखे होंगे एडवर्टीजमेंट के तौर पर, ये एसेट मोनेटाइजेशन का एक एग्जांपल है। इससे रेलवे को एक एडिशनल इनकम होती है। तो इसी तरीके से हर सरकारी डिपार्टमेंट है वो कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता है। इसी को प्रमोट करने के लिए हाल ही में नीति आयोग ने डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के साथ मिलकर एक नेशनल लेवल वर्कशॉप आयोजित करवाई थी, और इस वर्कशॉप को चेयर किया था यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है निर्मला सीतारमन। ये DEA है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में है। प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। हाल ही में किन्हें एसेट रिकंस्ट्रक्शन को इंडिया लिमिटेड के चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। रिसेंटली पल्लव मोहपात्रा को ARCIL के चीफ के तौर पर अपॉइंट किया गया है। अब सबसे पहले ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है। मान लीजिए आप हो बैंक B1, आपने किसी को लोन दिया और वो NPA बन गया। NPA यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA क्या होता है, बैंक है वो लोन देकर पैसे कमाता है, तो ये लोन है वो बैंक के लिए एसेट है, और जो पब्लिक डिपॉजिट करती है बैंक में वो बैंक के लिए लायबिलिटी है। अब जो एसेट परफॉर्म ना करे, यानी जो एसेट उसको कमा कर ना दे, वो एसेट हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। किसी ने लोन लिया और उसको टाइमली रीपे नहीं किया। मान लीजिए विजय माल्या का केस है। विजय माल्या ने लोन लिया और बैंक्स को वापस टाइम से पे नहीं किया, तो अब बैंक का ये पैसा फंस गया है। ऐसे लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलेंगे। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करेगी, ये बैंक से इस लोन को खरीद लेगी। मान लीजिए इन्होंने लोन दिया था 100 रुपए में, 100 रुपए का टोटल लोन था। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस पूरे मैटर को रिजोल्व करने के लिए ये लोन अपने पास ले लेगी और बदले में बैंक को पे कर देगी से 70 रुपए। अब बैंक इसमें खुश होगा, क्यों? क्योंकि बैंक का सरदर्दी खत्म हो गया। हालांकि उनको पैसे कम मिले लेकिन एटलीस्ट उनका सरदर्दी खत्म हो गया है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का ये काम है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड एसेट खरीदते हैं और उनको रिकवर या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक्सटर्नल ऑडिटर के पैनल में चेयरपर्सन के तौर पर किन्हें नियुक्त किया गया है। ये है इंडिया के करंट CAG। CAG क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? GC मुर्मू। इनको यूनाइटेड नेशंस के एक्सटर्नल ऑडिटर्स का जो पैनल है उसमें दोबारा से चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। दोबारा से मतलब क्योंकि वो 2020 में भी चेयरपर्सन थे, अब 2021 के लिए भी उनको सेलेक्ट किया गया है। हाल ही में एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन इंडियन नेवी में शामिल की गई है। इस सबमरीन का नाम क्या है? इसका नाम है INS करांच। ये स्कॉर्पियन क्लास की एक कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था सबमरीन्स के बारे में। 2 टाइप की सबमरीन्स कॉमन है, एक है डीजल की यानी जो डीजल से चलती हैं और दूसरी है न्यूक्लियर पावर्ड। ये जो INS करांच है ये एक डीजल सबमरीन है और ये मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा तैयार की गई है। इसको प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स बनाई जाएंगी और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो फ्रांस से होना है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है फ्रांस की कंपनी है DCNS, वो इंडिया को मदद करेगी इन सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी से संबंधित मामलों में। प्रोजेक्ट 75 क्या है? प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन्स बनाई जानी है और इसमें फ्रांस की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना है। इन सबमरीन्स का नाम क्या है? एक है कलवारी, एक है खंडेरी, ये थर्ड जो कि रिसेंटली इंडियन नेवी में शामिल की गई है करांच। इसके अलावा 4th है वेला, एक है
वागशीर और एक है वागीर। सो ये 6 सबमरीन्स हैं। ये प्रोजेक्ट 75 के तहत तैयार की जाएंगी और इनको इंडियन नेवी में शामिल किया जाएगा। रिसेंटली सबमरीन से संबंधित एक टेक्नोलॉजी थी AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, जिसको DRDO ने टेस्ट किया था। इसको हमने कल की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके अलावा फ्रांस की बात करें तो हाल ही में फ्रांस एक इवेंट के कारण न्यूज में था और ये है एस्ट्रेक्स। ये पहली स्पेस एक्सरसाइज थी जिसको फ्रांस ने आयोजित करवाया था। स्पेस एक्सरसाइज का मतलब है कि फ्रांस ने स्पेस में उनकी जो सैटेलाइट्स हैं और बाकी सब जो इक्विपमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एक्सरसाइज आयोजित करवाई थी कि इन केस अगर कोई देश उनके सैटेलाइट्स पर हमला करता है तो किस तरीके से उसको बचाएंगे। सो इस एक्सरसाइज का नाम था एस्ट्रेक्स। इसमें फ्रांस के अलावा कई और देशों ने भी पार्टिसिपेट किया था। इंडिया के आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के लिए जो सेलिब्रेशंस इवेंट आयोजित करवाई जानी है उसका नाम क्या है? इसको अमृत महोत्सव के तौर पर हम सेलिब्रेट करेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर ये 2022 में पूरे होंगे। इसको अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा। नासा के हिसाब से मार्स की Jezero क्रेटर है वो अर्थ की किस लेक से मिलती जुलती है, यानी वहां पर जो एलिमेंट्स पाए गए हैं वो अर्थ के किस लेक से मिलते जुलते हैं। लेक यानी झील। नासा है USA की स्पेस एजेंसी। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने रिसेंटली मार्स यानी मंगल ग्रह के लिए एक मिशन भेजा था और इनके रोवर का नाम था परसिवरेंस। वहां के मटेरियल की जब इन्होंने जांच करनी शुरू की, यानी मार्स के मटेरियल की जब इन्होंने जांच करनी शुरू की तो उन्होंने पाया कि मार्स की जो Jezero क्रेटर है वहां पर जो रॉक और मिनरल डिपॉजिट पाए गए हैं वो टर्की की एक लेक है, लेक साल्दा, उसके जैसे हैं। USA में मार्स का जो मिशन है उसके लिए रोवर का नाम है परसिवरेंस। इसके अलावा हाल ही में चीन ने भी अपना मिशन ऑन मार्स लॉन्च किया था, यह है तियानवेन-1। इसके अलावा UAE ने भी हाल ही में मार्स मिशन लॉन्च किया था, इसका नाम है होप प्रोब। उदुपी रामचंद्र राव किस फील्ड से संबंधित हैं? वो स्पेस साइंस से संबंधित हैं। ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर द डे।